हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जनरल स्टडीज में। दोस्तों, आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था में चर्चा करेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, यहाँ से लगातार क्वेश्चन आते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना कब संशोधन हुआ, कौन कौन सा केस इससे रिलेटेड है, और साथ ही कौन से शब्द कब जोड़े गए, ठीक है, किस शब्द का क्या मतलब है, कहाँ से लिया गया, बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो हम एक क्रमिक रूप से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, भारतीय राज्य व्यवस्था में। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना, और कल हम चर्चा करेंगे, अगली क्लास में हम देखेंगे भाग 1। ठीक है, तो जल्द ही कोशिश यही है कि जल्द से जल्द हमारे जो राज्य व्यवस्था है वो समाप्त हो, क्योंकि अभी भूगोल भी हमने देखना है, ठीक है, साथ ही अर्थव्यवस्था भी हमने देखनी है। तो जल्दी जल्दी कोशिश यही है कि जल्द से जल्द समाप्त हो। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, तो आप लोग प्रस्तावना लिख लीजिएगा, ठीक है, वो मैं आपको लास्ट में फोटो ऐड करके दे दूंगा, या फिर आप लोग अन्य स्तर से भी लिख सकते हैं। ठीक है, कहीं हर जगह पर ये मिल जाएगी आपको, जिसके पास ल्यूसेंट है उसमें भी मिल जाएगी। और दूसरी एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रस्तावना आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, यदि आपको राज्य व्यवस्था समझना है, यदि आपको भारतीय राज्य व्यवस्था को समझना है, ठीक है, और आसानी से समझना है, तो आपको प्रस्तावना याद होनी चाहिए, उसका मतलब भी पता होना चाहिए। ठीक है, केवल याद होने से नहीं, केवल रटना नहीं, मतलब उसको समझते हुए आपको उसको मतलब पता होना चाहिए। तो आपको भारतीय संविधान, क्योंकि संविधान का निचोड़ ही प्रस्तावना है। ठीक है, संविधान का परिचय ही प्रस्तावना है, संविधान की भूमिका ही प्रस्तावना है। प्रस्तावना क्या है? ठीक है, प्रस्तावना ही संविधान की भूमिका है, संविधान का परिचय है, संविधान का निचोड़ है। जो भारतीय संविधान में चीजें दी गई हैं वो सारी प्रस्तावना में भी निहित हैं। ठीक है, भले ही सूक्ष्म रूप में हो, भले ही एक शब्द में हो। स्वतंत्रता है तो स्वतंत्रता शब्द दिया गया है उसमें। ठीक है, तो सारी चीजें भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको प्रस्तावना याद होनी चाहिए, उसका मतलब भी पता होना चाहिए। ठीक है, तैयारी के दौरान तो कम से कम होना ही चाहिए। तो देखो, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, प्रस्तावना क्या होता है? ठीक है, प्रस्तावना होता है संविधान का परिचय। ठीक है, संविधान का परिचय। ठीक है, संविधान का परिचय या भूमिका। ठीक है, संविधान का परिचय या भूमिका क्या होता है? संविधान की प्रस्तावना कहलाता है। ठीक है, परिचय मतलब मैं आपको बता चुका हूं, जिसमें उसका सूक्ष्म रूप भारतीय संविधान का जिसमें मिलेगा उसको हम क्या बोल रहे हैं? प्रस्तावना बोल रहे हैं। ठीक है, प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र, ठीक है, संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है? तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, संविधान का परिचय पत्र प्रस्तावना को किसने कहा है? ध्यान रखिएगा, ये है N.A. पालकीवाला। ठीक है, N.A. पालकीवाला। तो इस तरह के क्वेश्चन पहले पूछे भी गए हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसके द्वारा कहा गया है? N.A. पालकीवाला के द्वारा। ठीक है, तो इस तरह के कथनों को आप लोग ध्यान रखिएगा। और सबसे पहले संविधान में प्रस्तावना का उल्लेख कहां पर किया गया है? अमेरिका में। ठीक है, संविधान में प्रस्तावना सबसे पहले कहां पर जोड़ी गई? अमेरिका में। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आता है कि सबसे पहले प्रस्तावना का प्रयोग किसने किया था। ठीक है, तो सबसे पहले प्रस्तावना का प्रयोग किसने किया था? अमेरिका ने। संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है प्रस्तावना को? N.A. पालकीवाला। ठीक है, और प्रस्तावना होता क्या है? संविधान का परिचय या फिर भूमिका। भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहां से ली गई है? ठीक है, आप देखेंगे जब एक प्रस्ताव पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को, किसमें? संविधान सभा में। ठीक है, संविधान सभा में किसके द्वारा? नेहरू के द्वारा। ठीक है, JL नेहरू यानी कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक प्रस्ताव पेश किया गया था 13 दिसंबर को। किस नाम से था? उद्देशिका। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से पेश किया गया था। इसी का संशोधित रूप भारतीय संविधान द्वारा अपनाया, भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया प्रस्तावना के रूप में। ठीक है, कब अपनाया गया था? 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, इसको स्वीकार किया गया 22 जनवरी 1947 को, मतलब कुछ संशोधनों के साथ इस उद्देश्य प्रस्ताव को अपना लिया गया। ठीक है, तो भारतीय संविधान के उद्देश्य का, जवाहरलाल नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव जो कि 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पेश किया गया था, उसी का संशोधित रूप 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया है। ठीक है, इस पर काफी विचार विमर्श हुआ, बहस हुई और उसके पश्चात इसको अपनाया गया है। तो
तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, देखो एक बार मैं आपको बताता हूं। हम भारत के लोग, यानी कि भारत के लोगों की उसमें बात हो रही है, यानी कि सब एक है, हम है, मैं नहीं है, हम है। देखो हम मतलब एकता, सभी लोग क्या है, एक समान है, ठीक है, सभी लोग क्या है, एक है। हम भारत के लोग, यानी कि सब अपने आप में क्या है, पावर है, ठीक है, एकता है इनमें। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, प्रभुत्व संपन्न क्या होता है, जिस पर किसी अन्य की, किसी दूसरे के निर्णय थोपे नहीं जाते हैं, ठीक है, अर्थात जो निर्णय स्वयं लेता है, भारत पर भारत के ही निर्णय लागू होते हैं, ठीक है, बाह्य चीजें लागू नहीं होती हैं। तो क्या हो गया, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो गया, ठीक है, समाजवादी जो प्रत्येक वर्ग के लिए सोचता है, पंथ निरपेक्ष जहां पर किसी एक धर्म को मान्यता नहीं है, ठीक है, प्रत्येक धर्म को मान्यता दी गई, ठीक है, लोकतंत्रात्मक यानी कि जहां पर पब्लिक वोट करने जा रही है, जनता द्वारा जो राष्ट्र प्रमुख है उसका चुनाव हो रहा है, ठीक है, अन्य जो चुनाव हो रहा है उसमें जनता भाग ले रही है, ठीक है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, देखो गणराज्य है जहां पर जनता द्वारा राष्ट्र प्रमुख का चयन किया जाता है, ठीक है, राष्ट्र प्रमुख यानी कि राष्ट्रपति का चयन यदि मतदान से होता है तो क्या कहलाता है, गणतंत्रात्मक व्यवस्था, ठीक है। और राजतंत्र क्या होता है, जहां पर राजा का बेटा राजा, ठीक है, जहां पर जो राजतंत्रात्मक प्रणाली है वो चलती है। तो गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, देखो 3 प्रकार के न्याय, कौन कौन से न्याय है, एक है सामाजिक, ठीक है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है। अगर मैं इसको लिखूंगा तो काफी ज्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में इसको एक बार समझा दे रहा हूं, बाकी शब्दों का अलग अलग मतलब मैं इसमें समझाऊंगा आपको, ठीक है। देखो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना, ठीक है, इनकी स्वतंत्रता, और साथ ही देखो प्रतिष्ठा और अवसर, मतलब प्रतिष्ठा और अवसर दोनों की समता बढ़ाने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा, यानी कि किसी व्यक्ति की गरिमा यानी कि उसका जो सम्मान है उसको ठेस न पहुंचे, ठीक है, राष्ट्र की एकता और अखंडता, ठीक है, को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, ठीक है, ऐसी बंधुता बढ़ाने के लिए जो राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखे, उसको बढ़ाए, ठीक है, उसको घटाए ना, उसको बढ़ाए, ठीक है, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर, ठीक है, उसके पश्चात संविधान सभा के द्वारा उसको अंगीकृत किया गया है, ठीक है, आत्मार्पित किया गया और अधिनियमित किया गया, ठीक है। तो इस तरह से आपने संविधान की प्रस्तावना, मतलब उसका थोड़ा सूक्ष्म रूप आपको पता होना चाहिए, उसका जो शब्दावली है उनका मतलब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखो संविधान की प्रस्तावना की हम शब्दावलियां देखते हैं, भारतीय संविधान में क्या क्या निहित है, प्रस्तावना में क्या क्या निहित है, ठीक है, इसमें हम चर्चा करते हैं। देखो प्रस्तावना के संबंध में जो प्रश्न पूछे जाएंगे यहीं से आते हैं, ठीक है। देखो प्रस्तावना के तत्व, ठीक है, प्रस्तावना के तत्व, तो क्या क्या तत्व इसमें निहित है, मुख्यतः इसमें 4 तत्व निहित है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 4 तत्व इसमें निहित है जो कि काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। सबसे पहला क्या है, संविधान के अधिकार का क्षेत्र, ठीक है, संविधान के अधिकार का क्षेत्र, ठीक है, अभी समझाऊंगा कैसे है। दूसरा देखो भारत में प्रकृति, भारत में प्रकृति, ठीक है, ध्यान रखिएगा, दूसरा क्या है, भारत में प्रकृति। तीसरा देखो संविधान के उद्देश्य, संविधान किस उद्देश्य से बनाया गया, और चौथा इसमें देखो लागू होने की तिथि, लागू होने की तिथि, हम पहले चर्चा कर चुके हैं लागू कब हुआ था, लेकिन भारतीय संविधान की प्रस्तावना भी हमें लागू होने की एक तिथि अवगत कराती है, ठीक है। तो संविधान के अधिकार का क्षेत्र देखो क्या है, मतलब कहां पर ये लागू हो रहा है, भारत में लागू हो रहा है ना, देखो कैसे पता चलता है, हम भारत के लोग, ये पहली पंक्ति प्रस्तावना की, मतलब प्रस्तावना ये कहती है कि संविधान भारत के लोगों में शक्ति अभिग्रहित करता है, ठीक है, उन पर मतलब उनको शक्ति प्रदान करता है, उनको एकता प्रदान करता है, ठीक है। हम भारत के लोग क्या अपने आप में एक पावर है ना, एक एकता है ना, मतलब
है ना। देखो हम भारत के लोग, यानी कि भारत क्या है, सभी लोगों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। इसके लोगों की यहाँ पर चर्चा हो रही है। देखो संविधान के अधिकार का क्षेत्र मतलब कहां पर ये संविधान लागू है, भारत के लोगों पर ये लागू है और यही इसकी क्या है, शक्ति है, ठीक है। तो हम भारत के लोग, संविधान के अधिकार के क्षेत्र के अंतर्गत ये पंक्ति आती है, ठीक है। प्रस्तावना क्या कहती है कि हम भारत के लोग, मतलब संविधान भारत के लोगों को शक्ति प्रदान करता है, ठीक है, शक्ति अधिग्रहित करता है। भारत में प्रकृति, देखो संविधान की प्रकृति क्या है कि भारत क्या है, एक संप्रभु, ठीक है। देखो आता है ना, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी कि संप्रभु, ठीक है। दूसरा क्या बोलते हैं, देखो समाजवादी, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या फिर धर्मनिरपेक्ष, ठीक है। फिर है देखो लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक, ठीक है, और गणराज्य, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यानी कि जो राष्ट्र प्रमुख है वो जनता द्वारा चयनित किया जाता है, ठीक है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, ठीक है, इस तरह से आता है ना। भारत में प्रकृति क्या है, देखो भारत की प्रकृति कैसे, एक संप्रभु राष्ट्र है, एक समाजवादी राष्ट्र है, एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, ठीक है। राजतंत्रात्मक प्रणाली नहीं है, लोकतंत्रात्मक है, क्योंकि देखो जनता ही वोट करने जाती है अपने प्रशासक को नियुक्त करने के लिए, और गणराज्य क्योंकि राष्ट्राध्यक्ष मतलब उसका चुनाव होता है राष्ट्राध्यक्ष का, ठीक है। तो देखो भारत में प्रकृति कैसी है, संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। और अधिकार का क्षेत्र कहां तक है, भारत के लोगों तक, क्योंकि भारत के लोगों के लिए संविधान बना है, ठीक है। उद्देश्य क्या है, देखो उद्देश्य क्या है संविधान का, प्रस्ताव संविधान का, ठीक है। एक तो न्याय, कैसा न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, यानी कि जो ये भारत के लोग हैं इनको भारतीय संविधान हर प्रकार का न्याय, जिसमें देखो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय निहित है, ठीक है। न्याय, साथ ही देखो स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, प्रत्येक प्रकार की स्वतंत्रता, ठीक है। न्याय और साथ देखो समता, यानी कि समानता, समता, और अगला देखो बंधुत्व की भावना, ठीक है। बंधुत्व यानी कि भाईचारा, ठीक है। बंधुत्व का मतलब हो गया भाईचारा। तो उद्देश्य क्या है, जो भारत के लोग हैं उनको प्रत्येक प्रकार का न्याय मिले, उन्हें स्वतंत्रता मिले, उनके बीच समानता हो और उनमें भाईचारा भी हो, ठीक है। ये इसका उद्देश्य है। ये देखो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, ये पूरे संविधान का निचोड़ है, मैं आपको शुरू में ही बता दिया था, ठीक है। तो देखो यहां से यदि आप शुरू करते तो भारत के लोगों में शक्ति है, ठीक है। संप्रभु है, भारत संप्रभु है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य है, ठीक है भारत। और जो ये संविधान है भारतीय लोगों को न्याय, ठीक है, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, ये चीजें प्रदान करता है। अंत में आती है इसके लागू होने की तिथि, इसमें जो अंकित की गई है 26 नवंबर 1949, ठीक है। इस तिथि को संविधान लागू हो गया था। तो कुछ अनुच्छेद यहाँ पर लागू हुए थे, बाकी 26 जनवरी 1950 से लागू हुए थे। तो देखो कल गणतंत्र दिवस है, ठीक है। जो भी इस क्लास को देख रहा है, तो आप लोगों को मैं अच्छी जानकारी देता हूं। देखो हर कोई जानता है कि हम 26 जनवरी क्यों मनाते हैं, ठीक है। 26 जनवरी क्यों हम मनाते हैं, ठीक है। हर कोई, यदि मैं किससे पूछूं तो हर किसी का आंसर यही होगा कि 26 जनवरी 1930 को हमने क्या मनाया था, पूर्ण स्वराज दिवस, ठीक है। पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था, ठीक है। हमने पूर्ण स्वराज दिवस मनाया, इसीलिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, ठीक है। संविधान लागू हुआ और इसको हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। सही है, एक हद तक आपका आंसर सही है, लेकिन गणतंत्र होने का मतलब संविधान लागू होने से या फिर पूर्ण स्वराज मनाने से कैसे हो गया। गणतंत्र का मतलब क्या बताया मैंने आपको, गणतंत्र का मतलब क्या होता है, देखो गणतंत्र मतलब जहां पर जो राष्ट्राध्यक्ष है, यानी कि हमारे जैसे राष्ट्रपति हैं, ठीक है, वो निर्वाचित होते हैं, उन्हें जनता निर्वाचित करती हो, ये होता है ना गणतंत्र का मतलब। ये मैं आपको देखो समझाता हूँ, ये फैक्ट बहुत ही रोचक फैक्ट है। हम 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं, हम क्यों गणतंत्र हुए इस दिन, हम क्यों गणतंत्र कहलाए, ठीक है। हम तो यहाँ तक क्या थे, राजतंत्रात्मक प्रणाली थी, तो हम गणतंत्र कैसे हो गए संविधान लागू होते ही, ठीक है।
मना तो हम इसीलिए रहे हैं क्योंकि संविधान लागू हुआ, और 26 जनवरी 1930 को हमने स्वराज दिवस मनाया था, इसलिए हमने 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया। लेकिन हम गणतंत्रात्मक क्यों हो गए, क्यों हम गणतंत्रात्मक कहलाए, ये एक बड़ा प्रश्न है। ठीक है, तो ये इसलिए कहलाए, देखो जैसे ही भारत का संविधान लागू हुआ तो भारत का संविधान लागू होते ही भारत का प्रमुख कौन हो गया, राष्ट्रपति। ठीक है, देखो भारतीय संविधान लागू होते ही भारत का प्रमुख कौन हो गया, राष्ट्रपति। इससे पहले भारत का जो अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहा था कौन था, ब्रिटेन की महारानी। ठीक है, वो अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रही थी, वो यहां से चयनित थोड़ा ना हुई थी। चयनित कौन हुआ था, भारत का राष्ट्रपति। जैसे ही संविधान लागू हुआ, भारत का जो चयनित राष्ट्रपति है, ठीक है, इसको भारत का प्रमुख, ये भारत का प्रमुख बन गया स्वतः ही। ठीक है, मतलब जो निर्वाचित है, जिसको जनता ने वोट से निर्वाचित किया है, वो भारत का राष्ट्रपति बन गया। तो इसलिए हम क्या कहलाए, फिर रिपब्लिक कहलाए। ठीक है, इसलिए हम गणतंत्र कहलाए। लेकिन तब तक हम गणतंत्र नहीं थे, तब तक 26 जनवरी 1950 से पहले क्या था, ब्रिटेन की महारानी ही हमारी राष्ट्राध्यक्ष थी और उसके एक प्रतिनिधि के तौर पर प्रधानमंत्री काम कर रहा था। ठीक है, लेकिन बाद में जैसे ही हमारा संविधान लागू हुआ, संविधान के लागू होते ही संविधान के अनुसार, क्योंकि संविधान में राष्ट्रपति के बारे में सारे अनुच्छेद दिए गए हैं, तो संविधान के अनुसार राष्ट्रपति हमारे राष्ट्र प्रमुख बन गए। ठीक है, और जैसे ही राष्ट्र प्रमुख बन गए तो हम गणतंत्र कहलाए। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको, और पूछना हर किसी को कि हम गणतंत्र क्यों हैं, क्या होता है गणतंत्र का मतलब। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। अगला देखो, प्रस्तावना में जो उल्लिखित शब्द हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत चर्चा करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आता है। ठीक है, तो इसको आपने ध्यान रखना है, चारों चीज, ये नया फैक्ट है आपके लिए। साथ ही देखो चर्चा करते हैं कुछ प्रमुख शब्द जहां से लगातार क्वेश्चन आता है। तो कौन कौन से शब्द है इसमें, सबसे पहला है संप्रभुता। ठीक है, संप्रभुता, संप्रभुता का मतलब क्या होता है, अपने आंतरिक और बाहरी मामलों की स्वतंत्रता होना। ठीक है, अपने आंतरिक और बाहरी, ठीक है, बाहरी मामलों की स्वतंत्रता। मतलब हम अपने जो देश में है सारे निर्णय हम स्वयं लागू कर सकते हैं, और बाहरी मामले हम उसमें हस्तक्षेप करें या ना करें, हम कहां पर शामिल हुए, ये सब हमारी स्वतंत्रता है। ठीक है, ये सब भारत की स्वतंत्रता है कि वो कहीं पर जाए या ना जाए। ठीक है, तो इसके लिए ये क्या कहलाता है, संप्रभुता कहलाता है। ध्यान रखिएगा, एक प्रस्तावना में नहीं थे। और दूसरा देखो समाजवादी, ठीक है, एक है देखो पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, और एक है देखो अखंडता। ये तीनों शब्द कब जोड़े गए भारतीय संविधान में, ये जोड़े गए देखो 42वें संविधान संशोधन। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 में, यानी कि प्रस्तावना में एकमात्र जो संशोधन हुआ है कब हुआ है, 1976 में हुआ, और उस दौरान समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता तीन शब्द जोड़े गए। ठीक है, समाजवादी मतलब क्या होता है, इसका मतलब कि भारतीय जो नीति है वो समाज के हर वर्ग के लिए। ठीक है, समाजवादी नीति है समाज के हर वर्ग के लिए। दूसरा देखो पंथ निरपेक्ष क्या है, मतलब काफी लचीली है। ठीक है, दूसरा देखो पंथ निरपेक्ष, इसका मतलब क्या होता है, भारत में किसी एक धर्म को मान्यता नहीं है। ठीक है, सारे धर्म क्या है यहाँ पर बराबर है। और अखंडता, तीसरा क्या होता है, अखंडता मतलब भाईचारा। ठीक है, आपसी भाईचारे की भावना, जिसे हम बंधुत्व भी बोलते हैं। ठीक है, तो बंधुत्व शब्द अलग है, अखंडता मतलब जो खंडित ना हो। जब खंडित कब नहीं होगा, जब भाईचारा होगा। ठीक है, जब सभी लोग आपस में एक दूसरे के प्रति सौहार्द भाव रखेंगे तो क्या होगा, अखंडता। ठीक है, तो ध्यान रखना आपने, देखो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता तीन शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जुड़े गए हैं। ठीक है, और तीनों का मतलब भी मैं आपको बता चुका हूं। अगला देखो, इसमें शब्दावली आती है लोकतांत्रिक। ठीक है, लोकतांत्रिक मतलब सर्वोच्च शक्ति किसमें है, जनता में है। ठीक है, सर्वोच्च शक्ति किसमें है, जनता में। जनता चाहे मतलब जनता ही देखो हर किसी का चयन करती है, भले ही प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से। तो दो तरह से यहाँ पर लोकतंत्र है। ठीक है, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, एक प्रत्यक्ष है, और दूसरा क्या है, अप्रत्यक्ष है। ठीक है, प्रत्यक्ष क्या है, जहां पर जनता अपनी शक्ति का इस्तेमाल करती है। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से मतलब डायरेक्ट अपनी शक्ति का इस्तेमाल करती है। जैसे आपने पंचायती चुनाव वगैरह देखे होंगे, ठीक है, स्थानीय चुनाव वगैरह देखे होंगे, या फिर विधानसभा चुनाव इत्यादि आपने देखा होगा। तो वहां पर जनता प्रत्यक्ष रूप से मतलब
अपनी शक्ति का इस्तेमाल करती है, ठीक है। जनता चाहे तो किसी को भी हटा सकती है, क्योंकि वोट कौन कर रही है? जनता, ठीक है। हम लोग देखते हैं ना कि विधायक जी आ रहे हैं, लोग सेल्फी खिंचवाते हैं कि कुछ पल वहां पर, लेकिन वो श्रेष्ठ नहीं है, वो उतने पावरफुल नहीं जितने लोग पावरफुल हैं भारत में। भारत के लोग, मतलब संविधान के द्वारा भारतीय लोगों को इतना पावर दिया गया है, ठीक है। यही तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है। हम चाहें, यदि पब्लिक चाहे तो किसी को भी हटा सकती है, ठीक है। ये सब पब्लिक, मतलब वोट हमने करना है, नेता हमने चुनना है, तो लास्ट में हम लोगों को रोना नहीं चाहिए, क्योंकि विकास यदि नहीं हो रहा है तो लोग बोलते ना कि सरकार आई और विकास नहीं किया, तो सरकार चुनी किसने? हम ही ने, ठीक है। तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम किसी अच्छे व्यक्ति को चुने, ठीक है, जो हमारे प्रति सोचे, जो विकास के प्रति सोचे। तो ये सारी चीजें देखो हमारे हाथ में नहीं थे, यानी कि जनता के हाथ में नहीं थे। जनता पावरफुल है यहाँ पर, ठीक है। भारत में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है? लोग। तो प्रत्यक्ष निर्वाचन हो, प्रधान जी को चुनना हो गांव के, या फिर विधायक जी को चुनना हो, ठीक है, या फिर अप्रत्यक्ष निर्वाचन हो, क्योंकि जो हम प्रतिनिधि चुनते हैं वही अपनी सर्वोच्च शक्ति का इस्तेमाल करके, ठीक है, फिर उनकी शक्ति सर्वोच्च, जैसे हमने विधानसभा इत्यादि या फिर सांसद इत्यादि चुने, ठीक है, वो राष्ट्रपति का चयन कर रहे हैं। तो ये अप्रत्यक्ष प्रणाली है, ठीक है, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष, ठीक है। अगला शब्द देखो गणतंत्र, ठीक है। गणतंत्र, गणतंत्र का मतलब क्या होता है? निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष, ठीक है, मैं आपको समझा चुका हूं। निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष, ठीक है, भले ही वो अप्रत्यक्ष हो या फिर प्रत्यक्ष हो, ठीक है। निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष यदि है तो क्या है? गणतंत्र है, ठीक है। फिर देखो न्याय, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय है, देखो। एक है सामाजिक न्याय, ठीक है, सामाजिक न्याय। आप यूकेपीएससी का पुराना पेपर उठा के देखना, एक क्वेश्चन बना हुआ है वहां पर, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय, ठीक है। ये क्वेश्चन पहले बन चुका है कि किस क्रांति से प्रेरित होकर भारतीय संविधान में, ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को सम्मिलित किया गया। कब? 1917 की रूसी क्रांति से, ठीक है, 1917 की रूसी क्रांति से इनको लिया गया है। किसको लिया गया है? जो न्याय की व्यवस्था है, जिसमें सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय, ठीक है, इसको कहां से लिया गया? 1917 की रूस की क्रांति से, ठीक है, रूसी क्रांति से इसको मतलब प्रेरित है, वहां से इसको उठाया गया, वहां से इसको लिया गया, ठीक है। अगला देखो, अगला है शब्द स्वतंत्रता। देखो ये हर प्रकार की बातें भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बोली गई है, और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं लगातार, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। कब संशोधन हुआ था, ठीक है, लोकतंत्र क्या है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है, अप्रत्यक्ष क्या है, गणतंत्र क्या होता है, ठीक है, न्याय कहां से लिया गया, कौन कौन से न्याय, अभी आपने देखा होगा ये तीनों क्वेश्चन कहां पर आए थे? पटवारी में, ठीक है। भारतीय संविधान कौन सा अधिकार नहीं देता है आपको, ठीक है, इस तरह से वहां पर क्वेश्चन आया था, मतलब सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ठीक है, इस तरह से आप पटवारी का पेपर देखना, वहां पर यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। स्वतंत्रता देखो, कैसी स्वतंत्रता, ठीक है, हर किसी व्यक्ति को युक्त निर्वसन की स्वतंत्रता, यानी कि युक्त रहने की स्वतंत्रता, सारी प्रकार की स्वतंत्रता, ठीक है, बिल्कुल भी रोक टोक उसमें नहीं लग सकती है, और उसके विकास के लिए उचित अवसर भी राज्य प्रदान कर रहा है। तो सारी चीजें स्वतंत्रता हमें मिल रही है, ठीक है। यदि हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है तो उसके लिए भी हमें स्वतंत्रता मिल रही है कि हम ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। अगला देखो, अगला शब्द क्या है? समता, यानी कि प्रत्येक वर्ग समान है, कोई भी वर्ग विशेष नहीं है, किसी भी वर्ग को विशेषाधिकार नहीं है, ठीक है। यदि विशेषाधिकार होते हैं तो राज्य उसके लिए प्रावधान करता है। और समता के 3 आयाम है, देखो समता के भी 3 आयाम है, कौन कौन से? एक है नागरिक समता, ठीक है, नागरिक समता में देखो नागरिक, दूसरा है राजनीतिक समता, और तीसरा देखो आर्थिक समता, ठीक है। नागरिक क्षमता, सभी नागरिक समान है। राजनीतिक तो कोई मतलब किसी भी मतलब कुछ भी राजनीति में हिस्सा ले सकता है। और आर्थिक क्षमता कोई भी व्यापार इत्यादि हर चीज करने के लिए क्या है? स्वतंत्र, और हर किसी को समानता है, मतलब कोई कुछ भी करे, ऐसा नहीं है कि किसी विशेष वर्ग को कोई प्रावधान है, बाकी अन्य को ऐसे प्रावधान नहीं है, ठीक है। भारतीय समाज जो संविधान है वो समता की बात करता है, ठीक है, स्वतंत्रता की बात करता है। न्याय देखो, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय, नागरिक, राजनीतिक और आर्थिक क्षमता, ठीक है, तीनों चीजें। तो क्वेश्चन बनेगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की चर्चा की गई? तो सामाजिक न्याय की भी है, राजनीतिक न्याय की भी है, और आर्थिक न्याय की भी है। ये एडवांस लेवल के क्वेश्चन देखो। और क्वेश्चन बनेगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस तरह की क्षमता? तो नागरिक क्षमता देखो, राजनीतिक क्षमता और आर्थिक क्षमता है, इसीलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूं। या फिर क्वेश्चन बनेगा,
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय किस क्रांति से अभिप्रेरित है? कहां से? देखो 1917 की रूस की क्रांति से, ठीक है, रूसी क्रांति से। इसके अलावा देखो कुछ और शब्द जैसे बंधुत्व, ठीक है, बंधुत्व मतलब आपसी भाईचारा, ठीक है, बंधुता बढ़ाने के लिए मतलब आपसी भाईचारे को बढ़ाएगा, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क में तो एक कर्तव्य भी निर्धारित किया गया है कि किसी भी भाषाई आधार पर, धार्मिक आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। ये सब किसका कर्तव्य है? एक प्रत्येक नागरिक का, ठीक है। तो बंधुत्व, आपसी भाईचारा बढ़ाने की इसमें बात की गई है, ठीक है। व्यक्ति के सम्मान को सुनिश्चित करने, यानी कि देखो व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, मतलब व्यक्ति की गरिमा, जहां पर प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान होगा। ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति को मतलब उसके गरिमा को ठेस पहुंचाई जाए, ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचाई जाएगी। और दूसरा क्या है? राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता, ठीक है। तो ये दोनों चीज आपने ध्यान रखें। तो बंधुत्व किस तरह का? देखो एक तो व्यक्ति के सम्मान का और दूसरा राष्ट्र की एकता और अखंडता का। अगला देखो, ये है कुछ भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द जिनका मतलब आप समझ गए होंगे, काफी महत्वपूर्ण है और यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब देखते हैं प्रस्तावना का महत्व क्या है, ठीक है, प्रस्तावना क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। प्रस्तावना का महत्व क्यों महत्वपूर्ण प्रस्तावना है? देखो सबसे पहला ये आधार, संविधान का आधारभूत दर्शन, संविधान का मूल दर्शन, ठीक है, मूल दर्शन या फिर आधारभूत दर्शन। मैंने आपको बताया कि संविधान की महत्वपूर्ण चीजें जो संविधान में हैं वो सारी किसमें मिल जाएंगे आपको? सूक्ष्म रूप में, प्रस्तावना में, ठीक है। मूल रूप में देखो प्रस्तावना में हमें मिल रही है, तो मैं आपको पूरा समझा चुका हूं। देखो दूसरा है इसमें, ठीक है, यानी कि संविधान की प्रस्तावना में इसमें राजनीतिक, धार्मिक एवं नैतिक मूल्यों का उल्लेख है, ठीक है। इसमें राजनीतिक, धार्मिक, ठीक है, धार्मिक एवं नैतिक मूल्य, ठीक है, नैतिक मूल्यों का उल्लेख मिलता है, ठीक है, मूल्यों का उल्लेख है। देखो थोड़ा डीप हो रहा है, डीप इसलिए क्योंकि जो लोअर पीसीएस, पीसीएस और साथ ही समीक्षा अधिकारी या एपीएस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए काफी महत्वपूर्ण क्लास है। तो आप जो भी क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो है ही, ठीक है, साथ ही सभी के लिए महत्वपूर्ण क्लास है, ठीक है। इसलिए थोड़ा डीप जा रहा हूं। जो संविधान के क्या है? आधार, ये सभी क्या है? भारतीय संविधान के आधार हैं, ठीक है। राजनीतिक, धार्मिक और नैतिक मूल्य ये भारतीय संविधान के आधार है, ठीक है। भारतीय संविधान का मूल दर्शन इसमें हमें मिलता है, ठीक है, निहित है। एक कथन है, ठीक है, इस बारे में एक कथन है। तो ये कथन यूकेपीएससी कभी न कभी, ठीक है, बड़े एग्जाम में आते हैं, इसलिए मैं आपको लिखा रहा हूं। संविधान की प्रस्तावना हमारे, ये कथन है, देखो संविधान की प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है, ठीक है, दीर्घकालिक यानी कि लंबे समय के लिए, दीर्घकालिक सपनों का विचार है, ठीक है। ये कथन किसका है? देखो अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर का, ठीक है, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ठीक है, ये इनका कथन है, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, देखो भारतीय संविधान के एक भाग के रूप में प्रस्तावना, ठीक है, प्रस्तावना क्या है? ये अलग पॉइंट है, ठीक है, यहां से अलग है। प्रस्तावना भारतीय संविधान का एक भाग, ठीक है, भारतीय संविधान का एक भाग, ठीक है। इस बारे में क्या क्या चीजें आज तक हुई हैं, कौन कौन से केस इसके संबंध में हुए, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा, ठीक है, उच्चतम न्यायालय द्वारा, उच्चतम न्यायालय, ठीक है, उच्चतम न्यायालय द्वारा कुछ विधि व्यवस्थाएं दी गई हैं। विधि व्यवस्था यानी कि न्यायिक निर्णयन, ठीक है, न्यायिक निर्णयन दिए गए हैं, जिसमें देखो सबसे पहला न्यायिक निर्णय कौन सा है? बेरुवाड़ी संघवाद, ठीक है, नंबर 1 है बेरुवाड़ी, ठीक है, बेरुवाड़ी संघवाद, ठीक है, जो कि कब का है? देखो 1960 का। इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या माना था? प्रस्तावना को भारतीय संविधान का अंग नहीं माना था, ठीक है। इसमें कहा कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग नहीं है,
प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग नहीं है। ठीक है, तो बेरुवाड़ी संघवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग नहीं है, लेकिन तो इसमें मतलब संशोधन की जो प्रक्रिया है ना, उसके लिए इसमें मतलब संशोधन होना था, प्रस्तावना में संशोधन होना था। इसके लिए देखो उच्चतम न्यायालय द्वारा कहा गया कि बेरुवाड़ी संघवाद में भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है संविधान का अंग नहीं है। ठीक है, अगर अंग नहीं है तो फिर भारतीय संविधान के प्रावधानों के अनुसार इसमें संशोधन कैसे हो सकता है। लेकिन उसके कुछ टाइम बाद देखो केशवानंद भारतीवाद, जो कि काफी चर्चित है, केशवानंद भारती, आपने पहले सुना भी होगा इसको। ठीक है, केशवानंद भारतीवाद। ठीक है, ये कब का 1973। इसमें भारतीय संविधान ने, सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, संविधान का एक भाग माना है इसको। ठीक है, प्रस्तावना को भारतीय संविधान का, ठीक है, भारतीय संविधान का भाग माना है। अर्थात अपने दिए गए न्यायिक निर्णयों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा परिवर्तित करते हुए, ठीक है, ये कहा गया केशवानंद भारतीवाद कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का जो प्रस्तावना है भारतीय संविधान का ही एक हिस्सा है। ठीक है, भारतीय संविधान का एक हिस्सा है, तो इसमें जो संशोधन होगा किस तरह से होगा, जो भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय के दो प्रमुख केस लो, ठीक है, यानी कि न्यायिक निर्णय, ठीक है, न्यायिक निर्णय बोलते हैं इनको, न्याय निर्णय कौन कौन से, देखो, एक बेरुवाड़ी संघवाद और केशवानंद भारतीवाद। यदि आप समीक्षा अधिकारी, ठीक है, लोअर पीसीएस इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं तो ये काफी महत्वपूर्ण है। यहां से क्वेश्चन आएगा, आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना या फिर 42वें संविधान संशोधन में प्रस्तावना में देखो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, 3 शब्द जोड़े गए थे। यह संशोधन किस वाद के आधार पर किया गया था, या फिर किस केस लॉ या फिर किस न्यायिक निर्णय के आधार पर किया गया था। कौन सा न्यायिक निर्णय, देखो केशवानंद भारतीवाद, जो कि 1973 का है। ठीक है, या फिर ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि केशवानंद भारतीवाद के आधार पर मैं दी गई विधि व्यवस्था के आधार पर, या फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केशवानंद भारतीवाद में दी गई विधि व्यवस्था के आधार पर भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। ठीक है, केशवानंद भारतीवाद किस वर्ष से संबंधित, ठीक है, 1973 का है। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। देखो केशवानंद भारतीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है। ठीक है, प्रस्तावना में संशोधन को स्वीकार किया सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, कि हाँ, यहां पर संशोधन हो सकता है, लेकिन जो संविधान की मूलभूत विशेषताएं हैं उनको संशोधित नहीं किया जाएगा। लेकिन शर्त क्या थी, मूलभूत विशेषताओं में संशोधन नहीं होगा। ठीक है, मूलभूत विशेषताओं में, जो उसमें मूलभूत विशेषताएं उनको संशोधित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसलिए तो देखो अतिरिक्त चीजें इसमें जोड़ी गई। ठीक है, मूल विशेषताओं को संशोधित नहीं किया जा सकता है संविधान की। ठीक है, ये व्यवस्था दी गई। तो प्रस्तावना में संशोधन तो स्वीकार किया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि प्रस्तावना में आप संशोधन कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मूल विशेषताओं को संशोधित नहीं किया जाएगा। और जो मूल विशेषताएं हैं, अनुच्छेद 368 आपको पता है। ठीक है, जो भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 भाग 20 में निहित है, तो उस संशोधन की प्रक्रिया के आधार पर संविधान की मूल विशेषताओं को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारतीवाद में स्पष्ट रूप से इस बात को कहा है कि जो मूल विशेषताएं भारतीय संविधान की उनको 368 के तहत संशोधित नहीं किया जा सकता, अर्थात वो उनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ठीक है, संसद को यह अधिकार नहीं है कि वो प्रस्तावना की मूल विशेषताओं को संशोधित करे या फिर उनमें परिवर्तन करे। ठीक है, तो ये देखो प्रस्तावना का महत्व और भारतीय संविधान का एक भाग सुप्रीम कोर्ट ने इसको माना है कि इसमें केशवानंद भारतीवाद में। तो क्वेश्चन यहां से ऐसे ही बन सकता है कि किस वाद में, ठीक है, या फिर किस न्याय निर्णय में सुप्रीम कोर्ट द्वारा भारतीय जो प्रस्तावना है उसको संविधान का एक हिस्सा माना है। किस माना, देखो केशवानंद भारतीवाद में। एक क्वेश्चन पहले छप चुका है, यूकेपीएससी इस क्वेश्चन को पहले छाप चुका है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको आप। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। ठीक है, अगली क्लास में अब हम देखेंगे, अगली क्लास में जो हम चर्चा करेंगे वो है भाग 1।
ठीक है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तैयारी आप लोग करते रहिएगा। धन्यवाद।